वेलकम डियर रॉकेट्स, द मिडनाइट स्टूडियो के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हैन को सियोन के शाप के बारे में पता चल चुका था कि 35 साल के होते ही सियोन मर जाएगा। इस चीज से उसका एकदम से दिल टूट जाता है और वो गुस्सा भी हो चुकी थी कि आखिर सियोन ने उसको ये बात बताई क्यों नहीं। पर सियोन उसको मना लेता है कि अब मैं अपनी जान लगा दूंगा ताकि खुद को शाप से बचाकर हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊं। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हैन के बॉस जेम्स को मीडिया वाले घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि खबर आ रही है कि हैन मैक्स के केस को दोबारा से ओपन करने के लिए उसके ऊपर जांच कर रही है ताकि असली अपराधी को सामने लाया जा सके। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने तो साबित कर दिया था कि मैक्स ही अपराधी था, तो क्या आपकी जांच में गलतियां हुई थी क्या, या फिर आपने झूठे आरोपों में मैक्स को फंसा दिया? ये सुनकर जेम्स कहता है कि देखिए, आप लोग एक ऐसी लड़की की बातों में आ रहे हैं जो ढंग से एक केस को सॉल्व तक नहीं कर पाई और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। चाहे अब हैन हो या दुनिया का कोई भी वकील क्यों ना हो, वो सच्चाई तो नहीं झुटला सकता ना। मैक्स अपराधी था, है और रहेगा, ये बात कभी बदलने वाली नहीं। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज टीवी में देखकर मैक्स का दिमाग घूम जाता है कि इसने तो सबके सामने साबित कर दिया कि अपराधी मैं ही था, लेकिन मैं दुनिया की नजरों में खुद को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। मैं इस जेम्स को ही मार डालूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद वो सीधा जेम्स के पास पहुंच जाता है ताकि उसे मार दे, लेकिन पार्क और सियोन आकर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि देखो, अभी टाइम नहीं आया है, टाइम आएगा तो जेम्स से बदला जरूर ले लिया जाएगा। इसीलिए मैक्स अपना गुस्सा शांत कर लेता है। अब सियोन और बाकी प्लानिंग में लग जाते हैं कि कैसे वो साबित कर सके कि जेम्स गलत है, यानी गलत साबित करने के लिए इन लोगों को ठोस सबूत चाहिए होंगे। इसीलिए जॉन उस डिटेक्टिव से मिलने जाता है जिसने जेम्स के साथ मिलकर मैक्स के केस पे काम किया था और फटाफट से केस को निपटा दिया था जानबूझकर। तो जॉन डिटेक्टिव के मोबाइल से जेम्स को मैसेज करके कहता है कि जल्दी से पर्सनली आकर मुझसे मिलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर जेम्स डिटेक्टिव से मिलने जाता है और उससे कहता है कि धमकी कब से देने लग गए तू? अपनी औकात तो जानता है ना। अगर तुमने दुनिया को बता दिया कि मेरे कहने पर तुमने मैक्स के केस की अच्छे से जानकारी नहीं निकाली और केस बंद कर दिया, तो इससे मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भी इस केस में बराबर के हिस्सेदार हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। लेकिन दोस्तों, जिस गाड़ी में बैठकर वो दोनों बात कर रहे थे, उसी गाड़ी में पार्क और सियोन भी मौजूद होते हैं, जो मोबाइल में जेम्स का सारा बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब वहां पर सियोन आता है जो जेम्स से कहता है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होकर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो एक छोटा सा मोबाइल ना देख पाओ, तुम बताओ, और वो भी तुम्हें पता ही नहीं चला कि कोई तुम पर नजर भी रख रहा है। देखो, मोबाइल में तुम्हारी सारी काली करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी है, तो बेहतर अब यही होगा कि मीडिया के सामने जाकर सच्चाई बता दो कि मैक्स निर्दोष था, और ये भी कह देना कि मैंने प्रमोशन के लालच में आकर ही मैक्स का केस सॉल्व कर दिया जल्दी जल्दी, ताकि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बन जाऊं। बता देना मीडिया को, और अगर तुम नहीं माने तो न जाने कब ये रिकॉर्डिंग न्यूज में चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर सियोन चला जाता है। अब सियोन मैक्स और जून की आत्मा से कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैक्स के साथ जो चोरी करते हुए मारे गए थे, उनको किसी ने पहले प्लान बनाकर मारा है। कोई तो था जिसने पहले से इरादा बनाकर रखा हुआ था कि जैसे ही मैक्स के दोनों साथी अंदर आएंगे उन्हें मार दिया जाएगा, और फिर जिससे सारा आरोप मैक्स पर आ जाएगा। ये किसी और का प्लान रहा होगा पक्का। मतलब उनका मकसद था मैक्स को इस केस में फंसाना। अगर ये काम जेम्स ने करवाया है तो हो सकता है कि वही उन दोनों चोरों को मरवाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों, हैन जेम्स की कही बातों को याद कर रही होती है कि कैसे उसने मुझे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था। ये चीज याद करके वो बड़ी उदास भी हो जाती है। तब सियोन उसको समझाता है और उसको यकीन दिलाता है कि देखो, हम जेम्स की सच्चाई दुनिया के सामने ला कर ही रहेंगे ताकि तुम्हारी खोई भी इज्जत वापस आ जाए, और इससे उस जेम्स को भी उसकी औकात पता चल जाएगी। ये सुनकर हैन को हिम्मत मिलती है कि सियोन उसके साथ है तो वो जेम्स को हरा सकती है। अब सियोन मैक्स की बहन से आकर मिलता है क्योंकि 3 दिन पूरे होने वाले हैं, इसीलिए मैक्स को आफ्टर लाइफ में वापस भेजना ही होगा, क्योंकि स्टूडियो तक पहुंचने वाली आत्मा के पास सिर्फ 3 दिन होता है, और इन 3 दिनों में ही उसकी आखिरी इच्छा पूरी करके उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजना होता है। मैक्स की आखिरी इच्छा थी हैन से मिलना, और वो उससे मिल चुका है, तो अब उसे वापस आफ्टर लाइफ में जाना होगा। इसीलिए सियोन मैक्स की बहन को समझाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा सकता हूँ, वो तुमसे भी आखिरी बार मिलना चाहता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्टूडियो आना होगा। पर उसको यकीन ही नहीं होता कि सियोन सच में उसको उसके भाई से मिलवा सकता है, लेकिन तब भी वो अपनी माँ के साथ स्टूडियो जाती है। मैक्स की माँ सियोन को मैक्स के कपड़े देते हुए कहती कि बेटा, मैक्स हमेशा मुझे परेशान किया करता था कि कभी मैंने उसको अच्छे कपड़े नहीं दिलाए, इसीलिए वो कई बार मुझ पर गुस्सा भी हो गया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उसको अच्छे कपड़े दिला पाऊं। लेकिन उसकी खुशी के लिए मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करके ये कपड़े लिए थे, लेकिन जब उसको देने का समय आया तो वो मुझसे इतनी दूर चला गया कि उसे ये कपड़ा पहनते हुए मैं कभी देख नहीं सकती। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर सच में तुम हमें मैक्स से मिलवा सकते हो तो उसे ये कपड़े दे देना, ताकि उसे इन कपड़ों में देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाए। ये सुनकर वहीं पर खड़े मैक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मैक्स अपनी माँ के दिए हुए कपड़े पहनकर उनके पास आकर बैठ जाता है, और जैसे सियोन कैमरा से पहली फोटो खींचता है, मैक्स की बहन और माँ उसको देख पाते हैं। उसको देखकर दोनों की आंखें भर आती हैं।
मैक्स उनसे कहता है कि मेरी वजह से आप दोनों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी बताओ। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो हमारी परेशानियां खत्म करने के लिए ही चोरी करने गया था, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। जिस पर उसकी बहन और माँ कहते हैं कि अपने आप को दोष मत दो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर मैक्स को अच्छा तो लगता है कि उसकी माँ और बहन ने उसको माफ कर दिया, और वो हैन का भी शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। हैन उसको यकीन दिलाती है कि मैं जेम्स की सच्चाई देखना दुनिया के सामने ला कर रहूंगी और ये भी साबित कर दूंगी कि तुम एक हथियार नहीं हो। मैक्स खुश हो जाता है, जिसके बाद सियोन दूसरी फोटो खींचकर मैक्स को आत्माओं की दुनिया में भेज देता है। अब हैन सियोन से कहती है कि तुम्हारे गर्दन पर जो सिंबल बना है जरा मुझे दिखाओगे, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों के सिंबल सेम है। सियोन उसको अपना सिंबल दिखाता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हैन के हाथ पर बना हुआ है। हैन कहती है कि हम दोनों का सिंबल सेम कैसे हो सकता है, ये सिंबल मेरे पास बचपन से नहीं था। जब एक्सीडेंट हुआ था मेरे परिवार का, तब उस एक्सीडेंट के बाद से ये सिंबल मेरे हाथ में बन गया था। मैं याद करने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन याद नहीं आता। तब सियोन भी कहता है कि जोर मत लगाओ, आराम से कोशिश करो, याद आ जाएगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जूलिया पहुंच जाती है, जो उन दोनों को साथ में देखकर कहती है, क्या बात है, दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है क्या? एक बंदे के साथ मैं भी रिलेशनशिप में आई थी लेकिन वो भाग गया, लगता है दूसरा पटाना पड़ेगा। तो वहीं पर खड़ा जून ये सुनकर घबरा जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूलिया मेरे होते हुए दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, इसलिए उसको मिलकर उसको सच्चाई बतानी होगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो अभी भी मुझे धोखेबाज ही समझती है, इसीलिए वो अच्छे कपड़े पहनकर चला जाता है ताकि जूलिया के सामने अच्छा दिख सके। कुछ ही समय में 3 लाख के कपड़े वो बेचारे सियोन के क्रेडिट कार्ड से खरीद लेता है। ये देखकर सियोन को तो सदमा लग चुका था कि जून का दिमाग ठिकाने पर तो है। 3 लाख की शॉपिंग तो लड़कियां भी नहीं करती, और ये आत्मा होकर भी 3 लाख की शॉपिंग करके आ गया, बताओ। जिसके बाद जून एक लड़के को पजेस करके जूलिया के सामने मिलने जाता है, लेकिन जूलिया समझ जाती है कि ये पक्का वही आत्मा है जो मेरी मदद क्या करती है, क्योंकि दोस्तों उसने नोटिस कर लिया था कि अचानक से जो लोग मेरी मदद करने लग गए हैं ना, वो पक्का किसी आत्मा के पोजीशन में ही आकर ये कर रहे हैं। तो ये सुनकर जून कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हारी मदद कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही इंसान हो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ गया था, लेकिन पहली मुलाकात होने से पहले ही हार्ट अटैक से मैं मर गया। तुम मुझे धोखेबाज समझती रह गई, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। ओह, ये सुनकर जूलिया हैरान, उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने जून को रियलिटी में नहीं देखा था। वो सिर्फ ये समझती रही कि जून उसको छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके साथ असल में क्या हुआ आज जूलिया को पता चला। दूसरी तरफ पार्क अपनी पत्नी के घर पड़ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ होती है। पार्क की पत्नी अपनी माँ से कहती है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ। हाँ जानती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाई। ये रिलेशनशिप पार्क के मरने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले से चलती भी आ रही है। पार्क और मैं पति पत्नी तो थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर होने के नाते पार्क ने अपनी ड्यूटी को ज्यादा अहमियत दी जितना कि वो कभी मुझे दे नहीं पाया। महीना महीना वो घर नहीं आता था और मैं हर रात डिनर पर उसके आने का इंतजार किया करती थी। एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, कब चला जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता। पार्क को मानो इसकी कोई खबर ही नहीं होती थी, लेकिन टिम को सब कुछ अच्छे से याद रहता और वो मेरे लिए उन सबको सेलिब्रेट भी करता। मेरी खुशी में मेरे गम में पार्क नहीं बल्कि टिम था जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, इसलिए मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। ओहो, ये तो धोखा हो गया यार। ये सुनकर वहां पर खड़ा पार्क फूट फूट कर रोने लग जाता है कि शायद यार मेरी गलती रही होगी जो मैं अपनी पत्नी को कभी खुशी नहीं दे पाया जो उसकी हक में थी। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी पत्नी की जिंदगी को मुश्किलों से भारी बनाने के लिए। इसीलिए दोस्तों वो फैसला करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी की जिंदगी से दूर चला जाएगा और कभी उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। सच में यार पार्क के साथ काफी बुरा हुआ। अब पार्क जेम्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सियोन और बाकियों को बताता है कि देखो आज से करीब 20 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट को करने में 3 लोग शामिल थे। उन 3 में से 2 तो वही चोर थे जिनको मारने का आरोप मैक्स पर लगा था, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उस एक्सीडेंट में पति पत्नी दोनों मारे गए थे, बस एक बच्ची जिंदा रह गई थी। वो बच्ची कहाँ है किसी को नहीं पता। पुलिस ने उन दोनों चोरों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बाद भी जेम्स ने उनका केस लड़ा और सिर्फ 2 साल के अंदर उन दोनों को रिहा भी करवा दिया। तो आखिर जेम्स ने उन दोनों चोरों को इतनी जल्दी रिहा क्यों करवाया? ऐसी कौन सी वजह थी जो उस टाइम तो उसने दोनों की मदद की, लेकिन बाद में जब दोनों मर गए तो उनका केस भी जल्दी जल्दी खत्म करवा दिया उसने, और वो भी दुनिया के सामने ये बताकर कि उन दोनों को मैक्स ने मारा, जबकि सच्चाई में तो उन दोनों को मैक्स ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। हो सकता है कि उन दोनों को मारने वाला इंसान जेम्स का ही कोई साथी हो और बाद में उसने जेम्स के कहने पर ही मैक्स को भी मरवा दिया, ये भी हो सकता है। इस तरह की दोस्तों इनकी एनालिसिस चलती है, लेकिन ये जानकर हैन को बड़ा बुरा लग जाता है क्योंकि एक्सीडेंट में जो पति पत्नी मारे गए थे वो हैन के माता पिता थे और सिर्फ जो लड़की जिंदा बची थी वो हैन ही थी। इसका मतलब जेम्स ने 2 बार हैन की जिंदगी नरक बना दी
एक तो उसका करियर खत्म करके और दूसरा उसके माता पिता के हत्यारे को जल्दी जेल से रिहा करके। इसीलिए अब वो ठान लेती है कि कैसे भी करके जेम्स को सबक सिखा कर ही रहूंगी। अब सियोन हैन को उसी टनल के पास लेकर आता है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, ताकि टनल देखकर हैन को बचपन की चीजें याद आ जाए। टनल के पास आते ही हैन को वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है जो उसके बचपन में हुई थी। उसको दिखाई देता है कि एक्सीडेंट में उसके माता पिता मारे जा चुके हैं, और जब हैन की भी जान जाने वाली थी तभी वहां पर कोई इंसान आकर उसे बचा लेता है। और दोस्तों, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सियोन का अंकल था, जो उसी टनल से उस समय गुजर रहा था। उसने जब एक्सीडेंट को देखा तो मदद करने के लिए आ गया। अंकल हैन को तो बचा लेता है, लेकिन जब वो मदद लाने वहां से आगे बढ़ता तभी वहां पर दोबारा से वो गाड़ी आ जाती है जिसने हैन की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। वो सीधे सियोन के अंकल को टक्कर मार देती है, जो मदद के लिए गाड़ी रुकाने की कोशिश कर रहे थे। और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही सियोन के अंकल की जान चली जाती है। ये चीजें याद करके हैन सियोन से कहती है कि उस रात एक नहीं बल्कि 2 एक्सीडेंट हुए थे। मेरे माता पिता के साथ साथ तुम्हारे अंकल भी उसी एक्सीडेंट में मारे गए। ओहो, ये सुनकर सियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ चुका था कि उसके अंकल की मौत गार्डन एंजल ने उसी तरह से लिखी थी, मतलब एक्सीडेंट के रूप में, क्योंकि जिस दिन वो घर से निकले थे ना, उस दिन उनके 35 साल पूरे होने का आखिरी दिन था। लेकिन अब वो सोचता है खुद में कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंकल ने कोई दूसरा तरीका निकाला हो शाप को तोड़ने का, और क्योंकि वो हैन से मिले थे और उसके बाद से ही हैन के हाथों पर वो सिंबल बन गया। लेकिन सच्चाई क्या है उसमें अभी कंफ्यूजन है। आ जाइए दोस्तों, अब हमें फिर से उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब ये एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद सियोन के अंकल छोटी हैन के पास आते हैं। हैन कहती है, अंकल आप कौन हो और यहाँ पर कैसे आए मेरी जान बचाने के लिए? तो अंकल कहता है कि मैं तो डेथ पाथ पर चल रहा था बेटा, जहाँ मरने वाले इंसान चलते हैं। खैर ये सब छोड़ो और मेरा कैमरा पकड़ो, तब तक मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए गए थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया, जो कि दोस्तों उसी गाड़ी वालों ने किया था जिन्होंने पहले हैन के माता पिता का एक्सीडेंट किया। वो दोबारा इसीलिए आए थे क्योंकि उनमें से किसी का मोबाइल वहां पर छूट गया था, और ये देखकर हैन कैमरा लिए वहीं पर छुप जाती है। इसी वजह से हैन के पास कैमरा था जब वो पहली बार स्टूडियो में आई थी तब। लेकिन चोट लगने से हैन की हालत खराब थी तो वो अभी भी बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होते ही कैमरे के अंदर से शक्तियां निकलकर जैसे ही हैन के अंदर जाती है ना, उसके हाथ में तब वो सिंबल बन जाता है। लेकिन इस सिंबल का असली मतलब क्या है वो शायद दोस्तों आगे पता चलेगा। तो यहाँ अब सियोन हैन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ हैन उससे माफी मांगती है कि देखो यार, मेरी वजह से तुम्हारे अंकल की जान गई। अगर मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो ना ही मुझे बचाने आते और ना ही उनकी जान जाती, सब मेरी ही गलती थी। लेकिन सियोन कहता है कि चलो बिना मतलब के खुद को दोष देना बंद कर दो, उनकी किस्मत में मरना ही लिखा था इसलिए उनकी जान गई, लेकिन मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वजह है उसको बदलने की, जो कि तुम हो। इसलिए टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों, जूलिया हैन को बताती है, तुम्हें पता है मैं जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया था ना, लेकिन अब वो वापस आ चुका है, पर इंसान बनकर नहीं बल्कि एक भूत बनकर। मुझे पता है ये बातें तुम्हें जोक लग रही होगी लेकिन ये सच है। अब ये सुनकर हैन सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जून की बात कर रही हो। अरे वाह, जून को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? तभी तो वो 3 लाख की शॉपिंग कर बैठा जूलिया के लिए। इस तरह वो खुद में सोचती है। वहीं दोस्तों हम जेम्स को देखते हैं जो सियोन की बातों को याद कर रहा होता है, क्योंकि सियोन के पास अभी उसकी रिकॉर्डिंग है जेम्स के खिलाफ। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मीडिया में मेरे खिलाफ किसी रिकॉर्डिंग की बात चल रही है क्या कोई? अगर हो तो तुरंत बता देना और सभी को बता देना कि वो नकली है। असिस्टेंट कहता है, कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा मीडिया में। ओह, तब उसकी जान में जान आती है कि चलो सही है, सियोन ने अभी तक वो रिकॉर्डिंग मीडिया में नहीं दिखाई और ना ही उसने मुझे रिकॉर्डिंग के बदले पैसे की मांग की। तो क्या इसका मतलब सियोन सच कह रहा था कि वो मैक्स से मिला है और मैक्स की रिक्वेस्ट पर ही वो मुझे सबके सामने माफी मांगने के लिए कह रहा है? लेकिन इंसान आत्माओं से थोड़ी बात कर सकते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? अब वो ये बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक बंदे का कॉल आता है, लेकिन जेम्स बार बार उस बंदे के कॉल को कट आउट कर देता है। असल में उस बंदे ने उस आदमी को घर से निकलते हुए देख लिया था जिसने मैक्स के दोनों साथियों को जान से मार दिया। उसको पता था कि वो इंसान कौन है जिसने दोनों की जान ली है, इसीलिए वो जेम्स को कॉल कर 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 धमकी देता रहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उस इंसान के बारे में सभी को बता दूंगा जिसने उन दोनों चोरों को मारा है। मतलब दोस्तों एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि मैक्स को फंसाने, हैन के माता पिता को मारने और मैक्स के दोनों साथियों को मारने में इस जेम्स का बहुत बड़ा हाथ है। उसी ने ये कांड किया है या फिर उसके किसी अपने ने किया है जिसको जेम्स बचाना चाहता है, बस आगे क्लियर होने वाली है बातें। अगले सीन में पार्क भी उस आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसने मैक्स के साथियों के हथियारे को देखा था। वो आदमी पार्क को एक कसिनो में मिलता है जो कसिनो में काफी पैसे भी हार चुका था, इसीलिए कसिनो वाले उसको मारने के पीछे पड़े होते हैं। पर पार्क उस आदमी को वहां से भागने का रास्ता देता है ताकि कसिनो से बाहर निकलने के बाद वो उसको पकड़ पाए और वो सारे राज से पर्दा उठा पाए कि आखिर क्या हुआ था।
इधर जूलिया जून को मैसेज करके कहती है कि मैं किसी दूसरे बंदे के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसीलिए आगे से प्लीज मुझे भूत बनकर मत डराना है। जून तो सदमे में चला जाता है भाई ये सुनकर कि नहीं, मेरे होते हुए जूलिया दूसरे के साथ डेट पर जा ही नहीं सकती। वो तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां जूलिया दूसरे बंदे के साथ बैठी हुई होती है, और फिर क्या था, जून उस बंदे को पजेस कर लेता है। जूलिया कहती है पता था मुझे तुम जरूर आओगे, तुम्हें बुलाने के लिए ही ये तरीका निकाला था मैंने, पता है तुम्हें, और अब तो तुम मर चुके हो तो किसी ओवर टाइम की भी टेंशन नहीं होगी तुम्हें, राइट। और तब जून कहता है कि यार क्या बताऊं, मरने के बाद भी ये बॉस लोग मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी तो ये सियोन नाम का खड़ूस बॉस मिला है मुझे, जो मुझसे गधा मजदूरी करवा रहा है। तभी जून का टाइम पूरा होने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट तक ही किसी आदमी के अंदर रह सकता है, उसके बाद उसको उसके शरीर से निकलना होगा। टाइम पूरा होने से पहले वो जूलिया से कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कल रात क्या फिर से तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, वादा करता हूँ इस बार मैं जरूर आऊंगा टाइम पर। तो जूलिया कहती है कि ठीक है, इस बार पक्का आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ दूसरी ओर वही पुलिस ऑफिसर ली, जो कि काफी टाइम से सियोन के पीछे पड़ा हुआ है, वो मैक्स के परिवार से मिलता है और मैक्स की माँ से उस फोटो के बारे में पूछता है कि ये फोटो मैक्स के साथ आपने कब खींची। तो वो ली को सब कुछ बता देती है कि सियोन आत्माओं का फोटोग्राफर है। ये जानकर वो हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान आत्माओं की फोटो, हाउ इज इट पॉसिबल। अब सच्चाई क्या है वो पता लगाना ही होगा। अगले सीन में जून बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर जूलिया से मिलने चला जाता है। इस बार वो डेट पर आ गया था, ये देखकर जूलिया भी बड़ी खुश होती है। जून हर 10 मिनट के बाद बंदे चेंज कर रहा होता है, मतलब उनके शरीर में जाता है। वो दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हैन और सियोन भी पहुंच जाते हैं। तभी हैन जून और जूलिया को साथ में देखकर कहती है कि वाह जून, मजे कर रहे हो हैं। ये सुनकर जूलिया हैरान की है, क्या तुम जून को जानती हो हैन, तुम्हें आत्माएं दिखाई देती हैं? ओह, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताया मैं जून को किसी दूसरे के शरीर में देखती हूँ, उसकी असली शक्ल नहीं देख पाई मैं अभी तक, बताओ ना वो कैसा दिखता है। तो हैन तो जून की तारीफ करने लग जाती है कि सच में बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा है। हाँ, अब खुद की तारीफ सुनकर जून के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। इधर दोस्तों पार्क उस बंदे को पकड़कर सियोन के पास लेकर आता है, जिसने हत्या होते हुए देख ली थी। सियोन कहता है देखो तुम जो भी जानते हो बता दो, हम कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की, वरना जिस जेम्स से तुम पंगा ले रहे हो ना, वो किसी न किसी दिन तुम्हें भी मार डालेगा। सियोन फिर उसको अपना कार्ड भी देता है कि कुछ भी बताना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, आपसे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये सुनकर वो बंदा कार्ड लेकर चला जाता है और थोड़ी दूर आकर फिर से किसी को फोन लगाकर कहता है देखो जल्दी पैसे नहीं दिए तो मुझे दूसरी पार्टी मिल गई है, उसको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा मैं, और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मैक्स के साथियों की हत्या करने के बाद घर से भागते हुए देखा था, याद है ना तुम्हें? दोस्तों अब यहाँ पर ये आदमी किसकी बात कर रहा है ये हमें नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखना इस बात का। अगले सीन में वही आदमी सियोन को मैसेज करके कहता है कि अगर तुम्हें असली अपराधी के बारे में जानना है तो तुरंत मुझे इस एड्रेस पर आकर मिल जाओ, क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है, जल्दी आ जाओ। सियोन तो घबरा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो तुरंत पार्क और जून के साथ उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो आदमी उसकी आखिरी उम्मीद है, और वो मर गया तो सब खत्म। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सियोन को वो एड्रेस मिल जाता है, और वो जैसे उस घर के अंदर आता है, अंदर आते उसको ब्लीच की स्मेल आती है, मतलब कि किसी ने खून वगैरह को ब्लीच से साफ करने की कोशिश की थी। सियोन घर की अच्छे से तलाशी लेता है और जैसे ही बाथरूम में आता है ना, बाथटब के अंदर उसको उसी आदमी की लाश मिलती है जिसने सियोन को यहाँ पर बुलाया था। ओहो, सियोन की आखिरी उम्मीद भी चली गई। अब इसके पीछे जो भी है बड़ा शातिर है। तभी सियोन को घर में कुछ फोटोज वगैरह मिलते हैं, जो फोटोज किसी और के नहीं बल्कि ली और उसके पिता की होती है। दोस्तों अब आप यकीन नहीं करोगे, ली का पिता कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही है, जेम्स। और ये सुनकर सियोन समझ जाता है कि ली ने ही उस बंदे को अभी मारा और बाथटब में रखकर फरार हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि ली ने ही मैक्स के साथियों को मारा होगा, और फिर जेम्स ने अपने बेटे ली को बचाने के लिए मैक्स को गलत आरोप में फंसा दिया। सियोन ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर ली पहुंच जाता है, जो सियोन से कहता है कि लगता है सच्चाई से पर्दाफाश हो गया। सियोन को ली के पीछे वही ट्रक वाली आत्मा भी दिखाई देती है। ओहो, इसका मतलब दोस्तों ली को उसी ट्रक वाली आत्मा ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब ये ट्रक वाली आत्मा तो हाथ धोकर सियोन के पीछे पड़ गई है, मानो कि ये उस कैमरे की गार्डियन एंजल की असिस्टेंट हो। ली तो एकदम गुस्से में सियोन को देख रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी उसकी जान ले लेगा। दूसरी ओर दोस्तों हैन मेले में सियोन के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन काफी देर हो गई वो आया नहीं। तो हैन को बड़ी घबराहट भी होती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं क्या इसको। तभी वहां पर सियोन आ जाता है दोस्तों, जो कि अफसोस इंसान बनकर नहीं बल्कि आत्मा बनकर आया है। ये क्या हो गया यार? वो हैन से कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया, मैंने तुम्हें भी वैसा ही छोड़ दिया जैसे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए थे। हैन के होश उड़ जाते हैं
कि ये कैसे हो गया अचानक। वो रोते हुए सियोन से कहती है, पागल हो गए हो क्या, तुम मर नहीं सकते, तुमने वादा किया था तुम मेरे लिए जिंदा रहोगे, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। तो वहीं दोस्तों हम सियोन के असली शरीर को देख पाते हैं जिस पर किसी ने भयानक तरीके से हमला किया था। शायद ये काम उसी ली का होगा, लेकिन हम ली को भी दोष नहीं दे सकते अभी के लिए, क्योंकि उसे किसी आत्मा ने कंट्रोल किया हुआ है। और वो आत्मा कौन है? वही ट्रक वाली आत्मा जो सीरीज में शुरुआत से सभी को परेशान कर रही है, और उसी ने ली के जरिए सियोन पर हमला कर दिया। और अब सियोन जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो क्या सियोन हैन से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मौत से लड़कर दोबारा उसके पास आ पाएगा, या फिर 35 साल पूरा होने से पहले ही वो आज मर जाएगा? अगले पार्ट में देखते हैं ये सस्पेंस। बाकी आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।